तभी परमाणु बम गिरना शुरू हो गए। जिन लोगों के पास अपने बंकर थे वो तो उसमें चले गए। कूपर अपनी बेटी जेनी को लिए घोड़े पर सवार हो जाता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है, मगर इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि परमाणु बमों की बारिश थी जिससे सब कुछ नष्ट हो जाता है। और ये सिर्फ अमेरिका में नहीं हुआ बल्कि पूरी दुनिया में हुआ। यहाँ से कहानी का दूसरा चैप्टर शुरू होगा। महायुद्ध के 219 साल बाद, यानी साल है 2296। हमें दिखाया जाता है एक वॉल्ट जो कि एक बंकर है। परमाणु युद्ध से पहले ही इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी थी। वॉल्ट एक कंपनी ने ये सब बनाया था। ऐसे सैकड़ों वॉल्ट्स अमेरिका में अलग अलग जगहों पर मौजूद है। इस समय हमें वॉल्ट 33 की कहानी दिखाई जाती है जहां हम मिलते हैं लूसी मैकलेन से। ये इस वॉल्ट में ही पैदा हुई थी। याद रहे उस परमाणु युद्ध को हुए 219 साल बीत चुके हैं और तब से ही इंसान यहाँ जमीन के अंदर इन वॉल्ट्स में रह रहा है। बाहर दुनिया का क्या बना या अब तक क्या क्या हो चुका है ये हम बाद में जानेंगे। लूसी की कहानी पर आते हैं। पहले इन वॉल्ट्स को थोड़ा समझना होगा। वॉल्ट 33 जुड़ा हुआ है वॉल्ट 31 और 32 से, मगर ये लोग अलग रहते थे। इनका अपना अपना काम था। अगर इन्हें मिलना भी होता तो सिर्फ खास मौकों पर। जैसे कि एक वॉल्ट में रहने वाले लोगों के जब बच्चे होते तो ज्यादातर वो कजन ही होते, इसलिए उन्हें आपस में शादी करने की इजाजत नहीं थी। तो ये अक्सर दूसरे वॉल्ट वालों को शादी का न्योता देते। ऐसे ही ये अपनी नस्ल को आगे बढ़ा रहे थे। हर वॉल्ट का मकसद और उसकी कहानी अलग है। ऐसे ही हर वॉल्ट में रहने वाले लोगों की तादाद भी अलग होगी। आमतौर पर वॉल्ट में 100 से 500 के बीच लोग रह सकते हैं और हर वॉल्ट में इतना राशन होगा कि वो कई सदियों तक चले। इसका मतलब कि अगर इन्हें जमीन के अंदर 100-200 साल और भी गुजारने पड़े तो इनके पास खाना कभी खत्म नहीं होगा और ऊर्जा की तो कोई समस्या ही नहीं, वो तो अनंत है। शुरू में हमें ये बताया जाता है कि वॉल्ट एक कंपनी का मकसद है कि वो न्यूक्लियर वॉर के बाद अमेरिका की जनता और उनकी संस्कृति को जिंदा रखे और जब जमीन की सतह पर रेडिएशन का लेवल घट जाएगा तब ये लोग ऊपर आएंगे और नई सभ्यता की नींव रखेंगे। ऐसी दुनिया जहाँ शांति हो, कोई युद्ध ना हो, इंसान के लिए एक बेहतर दुनिया। ये ऐसे ही अपनी नस्लों को शिक्षा देते थे। वॉल्ट में रहने वाले लोग बहुत अच्छे होते थे, कह सकते हैं भोले वाले लोग जो बिल्कुल हिंसक नहीं थे। ये मक्खी तक नहीं मार सकते थे क्योंकि वो इन्हें बुरा बना देता। अब ऐसी इनकी सोच थी। इसके अलावा गुस्सा नहीं करते थे, गालियां नहीं देते थे, झूठ भी नहीं बोलते थे, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते, हर काम मन से करते। उसूलों वाले लोग थे, बिल्कुल मासूम। इतनी तारीफ काफी होगी इनकी। तो शुरुआत होती है लूसी मैकलेन से जो कि वॉल्ट 33 की एक सदस्य है। वो काउंसिल के सामने ये बात रखती है कि वो शादी करना चाहती है वॉल्ट 32 वालों में से किसी एक के साथ। ये सौदे की तरह है जो 3 साल में एक बार आता है। इन लोगों को कुछ राशन उन्हें देना होगा और बदले में वो अपना एक मर्द इन्हें देंगे। काउंसिल लूसी को इजाजत देती है कि वो शादी कर सकती है। वो खुश थी। अगले ही दिन शादी की तैयारियां शुरू हो गई। लूसी को वेडिंग ड्रेस दी जाती है जिसमें पहले भी काफी औरतों की शादी हो चुकी थी। स्टेफनी हार्बर भी यहाँ इस वॉल्ट में रहने वाली एक महिला थी जो इन दिनों प्रेग्नेंट है। वो लूसी से कहती है कि मैं खुश हूँ क्योंकि हमारे बच्चे एक साथ ही यहाँ बड़े होंगे। लूसी का एक छोटा भाई भी है और चैड नाम का एक कजन भी जो लूसी से प्यार करता है और वो उसकी शादी से खुश नहीं था, मगर नियम यही थे कि यहाँ कजन आपस में शादी नहीं कर सकते। लूसी के पिता काइल मैकलेन इस वॉल्ट के ओवरसीयर थे, एक तरह से लीडर, मगर वो सारे फैसले खुद से नहीं ले सकते थे। उसे बाकी लोगों की राय भी सुननी पड़ती थी। शादी की तैयारियां हो रही थी। हमें वॉल्ट के अंदर का नजारा दिखाया जाता है। इन लोगों ने एक बनावटी दुनिया बनाई थी। लगता था जैसे ये कोई खूबसूरत देहाती इलाका हो। ये यहाँ मकई उगाते थे, सिर्फ वही असली था, मगर बाकी सब बस प्रोजेक्शन था। ज्यादातर लोग यहाँ जमीन के अंदर इन वॉल्ट्स में पैदा हुए थे, तो उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि बाहर की दुनिया कैसी है या कैसे हुआ करती थी। उन्हें तो बस कहानियां ही सुनने को मिली थी। खैर इसके बाद ये लोग इकट्ठा होते हैं वॉल्ट 32 के सामने क्योंकि वहाँ के लोग यहाँ आने वाले थे। दरवाजा खुलता है तो काइल मैकलेन उनका स्वागत करता है। लूसी उलझन में थी कि उसका पति कैसे होगा। तो जैसे ही वो सामने आता है लूसी को वो काफी पसंद आया क्योंकि दिखने में वो ठीक ठाक ही था। तो नियम के मुताबिक आज जैसे ही इन दोनों की शादी हो जाएगी, ये लड़का मॉन्टी जो वॉल्ट 32 से है अब यहाँ रहने लग जाएगा। ये और लूसी दोनों बच्चे पैदा करेंगे। ऐसे ही वॉल्ट में रहने वाले लोगों की नस्ल बढ़ती है। शादी की रस्म होने के बाद सभी खाना खाने बैठ जाते हैं। काइल मैकलेन अपना भाषण देता है, कहता है कि ऊपर धरती की हालत अब धीरे धीरे ठीक हो रही है और मुझे यकीन है कि हमारी आने वाली नस्ल जैसे लूसी और बाकी औरतों के बच्चे वहाँ रह सकते हैं। हमें नहीं पता वहाँ किन चीजों से हमारा सामना हो सकता है। 200 साल के बाद पता नहीं वहाँ क्या क्या फैला होगा। अशांति, दंगे फसाद, गैर कानूनी वारदातें। वहाँ बचे इंसानों को हमें जीने का सही तरीका सिखाना होगा। यही हमारा मकसद है। इसके बाद ये लोग शादी का जश्न मनाते हैं। वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा था। लूसी और मॉन्टी अपने नए घर में जाते हैं, कुछ समय एक साथ बिताते हैं। लूसी खुश थी कि उसे एक जीवन साथी मिल गया, मगर मॉन्टी काफी अजीब था। ये थोड़ी ही देर में हमें और लूसी को समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों था। लूसी का छोटा भाई नॉम मैकलेन, उसे तो शुरू से ही वॉल्ट 32 से आए लोगों पर शक था, इसलिए अपना शक दूर करने के लिए वो वॉल्ट 32 में जाता है और ये देखकर तो उसके होश उड़ गए कि वहाँ सब कुछ बर्बाद पड़ा है। जब उसे वहाँ कटी सड़ी लाश दिखी तो वो फौरन वहाँ से निकल जाता है। कोई भी वॉल्ट ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ कुछ तो बुरा हुआ था और वो लोग जो शादी के लिए आए हैं वो बहरूपिया है। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उन्होंने वहाँ हमला कर दिया था। ये है रेडर्स, हमलावर, ऐसे लोग जो वॉल्ट वालों से नफरत करते हैं और ये ऊपर रहते हैं यानी धरती की सतह पर। इनका मकसद हमें बाद में समझ आएगा, मगर ये बेरहम लोग हैं क्योंकि ये वॉल्ट 33 वालों को इतनी बेदर्दी से कत्ल करना शुरू कर देते हैं कि उन पर कोई रहम नहीं दिखाते।
आगे बढ़ने से पहले हम एक गैजेट के बारे में बताना भूल गए थे, जो कि हर वॉल्ट में रहने वाले इंसान के पास होता है। ये कहलाता है पिप बॉय। जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर और सेलफोन है, ये इन लोगों के लिए ऐसे ही काम करता, मगर ये इतना एडवांस नहीं था। इसमें बस कुछ ही फंक्शंस होते, जैसे कि मैप, रेडियो, ट्रैकिंग डिवाइस, कंपास और सेंसर। बल्कि ये कलर में भी नहीं होता था। तो इसमें लगे सेंसर से लूसी को अंदाजा हो जाता है कि उसके दूल्हे का रेडिएशन लेवल काफी हाई है। इसका मतलब कि वो यहाँ से नहीं बल्कि ऊपर सतह से है। और तभी उसे बाहर शोर सुनाई दिया, मतलब कि उसके लोगों का कत्लेआम शुरू हो चुका था। मॉन्टी एक चाकू लिए लूसी को मारने के लिए बढ़ता है। लूसी अपने बचाव में लड़ती है और उसका चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ देती है। बाहर आते ही लूसी को ये दिल दहला देने वाला मंजर देखना पड़ता है कि उसके वॉल्ट पर हमला हो चुका है और लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है। सबसे पहले वो आर्मरी में जाती है, मगर हथियार पहले से ही ले लिए गए थे। एक ट्रैंकुलाइजर गन लिए अपने लोगों को बचाने की कोशिश करती है वो, मगर उनके काफी लोग मारे जा चुके थे। स्टीफनी हार्पर नामी औरत का पति इस हमले में मारा गया। उस समय आकर वो रेडर से लड़ने लगी, मगर अफसोस कि उसे अपनी एक आंख गंवानी पड़ी। वॉल्ट का वो प्रोजेक्टर भी जल चुका था। अपने भाई को बचाने के लिए लूसी उसे एक जगह में छुपा देती है। वो मॉन्टी नाम का लड़का अभी भी मरा नहीं था। वो जख्मी हालत में फिर से लूसी को मारने आ गया, मगर काइल मैक्लेन वहां मौजूद था, इसलिए वो अपनी बेटी को बचा लेता है। काफी लोगों को बंदी बना लिया गया था। वॉल्ट 32 के दरवाजे पर पहुंचकर लूसी और उसके पिता देखते हैं कि उस रास्ते में बम रखा गया है। रेडर्स और उनकी लीडर वहां खड़ी थी। काइल कहता है कि अब मैं तुम्हें पहचान गया। असल में ये औरत ही रेडर्स की लीडर है। इसका नाम मोल्डेवर है, कहानी की एक अहम किरदार। अब इसके और काइल मैक्लेन के बीच क्या दुश्मनी थी, ये अभी हमें मालूम नहीं होने वाला, बाद में। मोल्डेवर काइल से कहती है कि तुम मुझे तो पहचान गए, पर क्या तुम्हारे लोगों को पता है कि वो कौन है? ये लोग मोहताज है तुम्हारे, क्योंकि इनकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। तो बताओ, तुम किसे बचाना चाहोगे, अपनी बेटी को या इन लोगों को? काइल कुछ समय के लिए सोचता है, फिर अपनी बेटी को वहां के एक सेफ कंपार्टमेंट में बंद कर देता है। मोल्डेवर के लोग काइल को बेहोश करके अपने साथ ले जाने लगे। लूसी उन पर चिल्लाती है, पूछती है कि तुम इन्हें कहाँ ले जाने वाले हो? तब मोल्डेवर उसके करीब आकर कहती है कि असली दुनिया में तुम्हें भी वो देखनी चाहिए, तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। ये कहकर वो लोग निकल जाते हैं। बॉम्ब को एक्टिवेट करके वोल्ट के बाकी लोगों को उन्होंने मौका दे दिया था खुद को बचाने का, इसलिए विस्फोट से पहले ही वो वोल्ट में छुप जाते हैं। इस धमाके से इनके वोल्ट को ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचता, ना ही ये रेडर्स ज्यादा कुछ ले गए थे सिवाय काइल मैक्लेन के। हाँ, वोल्ट के काफी लोग मारे जा चुके थे। जो बच गए थे वो लाशों को डिस्पोज करते हैं। वोल्ट की साफ सफाई करके उसे फिर से जीने लायक बना देते हैं, मगर इनके पास कोई ओवरसियर नहीं था, मतलब कोई लीडर नहीं था। फिलहाल सभी मिलकर फैसला ले रहे थे। एक मीटिंग होती है। लूसी सबसे कह रही है कि हमें मेरे पिता को ढूंढना चाहिए बाहर जाकर, मगर कोई भी इस फैसले के हक में नहीं था, क्योंकि बाहर जाना वो भी इतनी जल्दी ये इनके प्लान का हिस्सा नहीं। इससे पूरा वोल्ट एक खतरे में पड़ जाएगा। प्लान के हिसाब से इन्हें यहीं पर रहना होगा। ये बात लूसी को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसे अपने पिता की चिंता थी। तो चैट और अपने भाई नॉम की मदद लिए वो वोल्ट से बाहर जाने का फैसला करती है, ताकि वो अपने पिता को ढूंढकर वापस ला सके। हालांकि वोल्ट से बाहर जाने पर सख्त पाबंदी थी, मगर लूसी ये नियम तोड़ देती है। चैट भी उसके साथ जाना चाहता था, मगर बाहर की दुनिया जालिम हो सकती है। लूसी चालाक थी, इसलिए जैसे ही चैट गेट को खोल देता है, क्योंकि चैट गेट कीपर था, लूसी उसे बेहोश कर देती है। वो किसी और की जान खतरे में नहीं डाल सकती थी। और उसका भाई नॉम तो खुद ही कह देता है कि मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं कि मैं बाहर की दुनिया में जा सकूं। दरवाजा खुलता है। सूरज की रोशनी लूसी पहली बार देख रही थी। तब कुछ लोग उसे रोकने भी आते हैं, मगर देर हो चुकी थी। लूसी जैसे ही बाहर की दुनिया में कदम रखती है, सबसे पहली नजर उसकी लाशों पर पड़ी। वो लाशें जो न्यूक्लियर ब्लास्ट की वजह से राख बन गई थी। लूसी के सामने एक उजाड़ दुनिया के सिवा कुछ नहीं था, जहाँ हर तरफ तबाही के सबूत थे। आगे देखेंगे लूसी का सफर उसे कहाँ ले जाता है, क्योंकि ये दुनिया उसके लिए बहुत अलग होने वाली है। जहाँ उसकी परवरिश हुई थी वो लूसी के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं था, और अगर वो स्वर्ग था तो यकीनन इस दुनिया को नर्क कहना गलत नहीं होगा। यहाँ तक हम कहानी में दो तरह के लोगों से मिले, वॉल्ट वाले लोग और रेडर्स। दोनों ही एक दूसरे से बहुत अलग है। अब हम मिलेंगे तीसरे किस्म के लोगों से, जो कि एक मिलिट्री है, एक तरह की सेना, जिसे द ब्रदरहुड ऑफ स्टील कहते हैं। ये लोग वॉल्ट में नहीं रहते, ये धरती पर रहने वाले लोग थे। अभी उस न्यूक्लियर वॉर से कैसे बचे, या इस सेना की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई और किसने की, ये सारी डिटेल हमें शायद आने वाली कहानी में पता चल जाए। मगर ब्रदरहुड ऑफ स्टील सेना का मकसद हमें साफ साफ समझाया जाता है। ये उस टेक्नोलॉजी को ढूंढकर इकट्ठा करते हैं जो महायुद्ध से पहले इस्तेमाल हुई थी। शायद धरती पर सिर्फ यही लोग थे जिनके पास हेलीकॉप्टर्स थे और एक बड़ा एयरशिप था। इसके अलावा इनके पास कुछ खास सैनिक होते थे जिन्हें नाइट्स कहा जाता था। इन नाइट्स के पास खास तरह का आर्मर होता था, एक कवच जो फ्यूजन रिएक्टर पर चलता था, और ये काफी शक्तिशाली होता। इन 200 सालों में काफी युद्ध भी हुए और ये सेना अभी तक टिकी थी, शायद अपनी टेक्नोलॉजी के बल पर। हर नाइट के साथ, यानी कवच पहनने वाले के साथ, एक स्क्वायर होता, उसका एक खिदमतगार जो उसकी मदद करता मिशन के दौरान, जैसे उसकी साफ सफाई करना, उसे खाना देना, पानी देना, उसका हर हुक्म माना। स्क्वायर किसी गुलाम की तरह नाइट के हर आदेश का पालन करता था। ब्रदरहुड में सैनिकों का माइंडसेट ऐसा रखा जाता कि उनका सबसे बड़ा धर्म ही ब्रदरहुड की रक्षा करना है, उसके बाद मिशन का और अपने आका यानी नाइट का। आर्मर पाने के लिए तो सभी पागल थे, मगर नाइट की सेवा करने में भी ये लोग गर्व महसूस